हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें क्वांट एप्टीट्यूड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेकर आया हूँ। ये सभी करके जाना, इस जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर कोई भी चैप्टर्स आपने पूरी तरीके से नहीं किया है और ये वीडियो आप देख कर जाते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये कराने का तरीका इस तरीके से होगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको पूरा कंप्लीट देखना ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तीन चीज़ों को फॉलो कर लेना: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। ये तीनों की तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि एक पे शीट मिल जाएगी आपको, एक पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, एक पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मत सोचना कि भाई साहब पहला क्वेश्चन सिंपल है तो सारे के सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सिंपल होने वाले हैं। नहीं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो देखो, एक बात समझाता हूँ। वी साइलेंट होता है, एक बोर्ड मास, चलो वी हटा देते हैं अभी। वी तुम ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना चाहते तो बोर्ड मास, इतना ध्यान रखना। बोर्ड मास का फॉर्मूला तुम्हें याद है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। बस इसी चीज पे यहाँ पे ध्यान रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डी को सॉल्व करो, डिवीजन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। ऐसे करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट तो कोई है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो किसे करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 24 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करो, 12 आ जाएगा। प्लस करो 8, 20 हो जाएगा। माइनस 4 करो, आ जाएगा 16। तो 16 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना ताकि आप गलती ना करो। ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट करते चलो। अच्छा, एक और बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक और बात, अगर यहाँ पर लिखा होता 1/4, कुछ इस तरीके से लिखा होता तो इसका मतलब होता है 24 डिवाइड 1/4। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब तुम इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है। और जैसे ही चीजों को अगर क्वेश्चन में ना भी समझ आए ना तो एक बात समझ लेना कि डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लो। और डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज करते हैं, जो उसके पीछे नंबर लिखा है ना उसको किस में लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो, उल्टा कर दो। अगर इसके नीचे 4/1 है तो 1/4 कर दो, इस तरीके से कर दो ताकि आपके जो मार्क्स है वो इजीली आ जाए और ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। इस तरीके से चीजें समझनी है। तो पहला क्वेश्चन समझ आया, क्लियरली समझ आया कि क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्या बातें हैं, देखो एलसीएम का मतलब सभी को पता है भाई साहब, क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक सेकंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में, ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, जितना एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा और उसके बराबर मैं उनके प्रोडक्ट को कर दूंगा तो वो दोनों चीजें बराबर ही होंगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन चीजें नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कोई दो नंबर है n1, ठीक है, n2 मान लेते हैं। उसके बाद उसका जो एचसीएफ निकलेगा उसमें से कुछ ना कुछ बचेगा, इसमें से कुछ एचसीएफ निकलेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ बचेगा, पार्ट बचता है ना। तो यहाँ पर ये n1, तो ये ध्यान रखना n1 प्लस n2 पूछ ले जाए तो दो नंबर्स का सम पूछ ले जाए तो एचसीएफ इक्वल टू में a प्लस बी हो जाएगा। एचसीएफ को कॉमन ले लो, बाकी ये अगर ये मल्टीप्लीकेशन हो जाए दोनों नंबर का तो क्या होगा, एचसीएफ का स्क्वायर लेना और ए और इंटू बी कर देना। ठीक है, इस तरीके से कर देना, इस तरीके से चीजें याद रखना। और ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि ये किस तरीके से बनता है। जब प्रोडक्ट तो अभी बता ही रहा हूं मैं, n1 इंटू n2 का,
तो यहाँ पर HCF इंटू HCF इंटू A इंटू B, तो ये क्या होता है, ये पूरा एलसीएम ही तो होता है, तो HCF इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें याद रखना। तो मेन फॉर्मूला आपको फोकस करना है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बाकी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल में बता दी हैं। ठीक है, बाकी चीजों के लिए बाकी जो बड़ी बड़ी क्लासेस है उसको भी लेंगे, मगर जब क्वेश्चन होगा तो इससे आपका काम चल जाएगा सीयूटी वालों के लिए। ये जो क्वेश्चन ये है थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है ताकि स्टूडेंट्स देखें, और ये इसलिए है क्योंकि एडवांस वर्जन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, मगर जो आपके एग्जाम है सीयूटी लेवल में वो ये क्वेश्चन इतनी पॉइंट भी आपको क्वेश्चन करके दे देगा, इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ की सभी को निकालने आते हैं, नहीं तो निकालने नहीं आते, तो इतना ध्यान रखना। बस क्या करना कि जो कॉमन प्राइम आया होगा, कॉमन प्राइम आया होगा उसकी लोएस्ट पावर लिख लेना। वो कॉमन जो प्राइम आया होगा, अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कॉमन प्राइस जो है उसकी लोवेस्ट पावर रख लेना। जैसे कि मैं बात करता हूँ 18 और 12 का L, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 की पावर 2। तो मैंने बताया कि प्राइम की लोवेस्ट पावर, तो इसकी 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है 3, 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका कितना आएगा एलसीएम 6, एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा। और उसी तरीके से लीस्ट में क्या करते हैं, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लिखते हैं, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो देखो कैसे आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू 4 36 किया जाए। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इतनी सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बोला है सम ऑफ, सम का मतलब जोड़ होता है। एलसीएम एचसीएफ का सम कितना गिवन है 854 गिवन है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना गिवन है 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ गिवन है। तो जब भी टाइम्स बोला जाए तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है उसका, और एक नंबर वन नंबर इज 70। तो यहाँ याद रखना क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये तो होने वाला ही है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किस, एक को ए मान लेता हूँ एक को बी मान लेता हूँ, और एचसीएफ एलसीएम, तो यहाँ पर एक की वैल्यू 70 गिवन है, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एलसीएम एचसीएफ भी तो चाहिए। तो यहाँ से देखो ध्यान रखा कि एलसीएम की वैल्यू 60 एचसीएफ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एचसीएफ प्लस 60 एचसीएफ। अब ध्यान रख रहे एक्स की तरह काम कर रहा है, एक्स की तरह काम कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना हो जाएगा 16 एचसीएफ 854 854। तो यहाँ पर एचसीएफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, 14 आएगी 61, और यहाँ से बचेगा 4 और 2, हाँ इतनी आएगी 6। ठीक है 14, तो यहाँ पर ये आ गया 14। एच से एलसीएम भी निकाल लो, एलसीएम कितना आने वाला है 60 इंटू 14। मल्टीप्लाई मत करना भाई साहब, इतनी गलती मत कर देना। देखो अभी मैंने यही चीज यहाँ पे बताई ना, यहाँ पे भी यही सेम चीज आई ना, यही सेम चीज आई ना, बिल्कुल सेम चीज आई ना। देखा दो बार एचसीएफ आ गया और उसका मल्टीपल 60 था। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली। अब मल्टीप्लाई मत करना, कभी गलती कर दो मल्टीप्लाई करने में समय खराब कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वही 60 मिनट्स होंगे। तो 60 इंटू 14 इंटू 14 बटे 17। ठीक है, इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि समझाया बहुत ज्यादा है, समझाया इतना ज्यादा जा रहा है कि ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, वरना सेकंडों के क्वेश्चंस है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 जब, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बी ऑप्शन, बी इक्वल टू में 12 इंटू 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई करना 168, नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो देखो यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3 का, तो सम करो इसका, डिजिटल सम लगा सकते हो। तो यहाँ 7 बनेगा, तो ये तो 3 का 3 की टेबल से नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 11 बनेगा, ये भी नहीं जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इसमें क्या बनेगा 10 बनेगा, 10 ये भी नहीं जाएगा, तो ये कितना होगा 168। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्यों आता है 3 इंटू 4 होता है ना, 3 इंटू 4 14। तो डिजिटल सम लगा सकते हो। तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो मल्टीपल ऑफ 3 बने। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिजिटल सम से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं आगे। द परसेंटेज एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। तो यहाँ पर चीजें एक एक करके करते हैं और एक एक चीज करके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इतनी बात समझ जाना कि भाई ये किस तरीके से बोला गया है, किस तरीके से नहीं बोला गया है। बोला गया है
यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एज, सन की एज को हम, सन्स जो है दो, उसको x मान लेते हैं, मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हरीश की एज है उसको क्या मान लेंगे, 8x मान लेंगे, वही बोला है 8 टाइम्स। अब बोला क्वेश्चन में आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, इसको थोड़ा सा क्लियर देख लेना, हरीश और सन है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हरीश और सन, सन मैंने x माना दोनों को, ये ध्यान रखना, तो 8x है, ठीक है। आप x प्लस वाई मानोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो कोशिश करना जब भी दो सम गिवन हो, दो सन के बारे में हो, तो x ही मान के करना। आफ्टर 8 ईयर, तो आफ्टर 8 ईयर का मतलब इन दोनों में 8 जुड़ जाएगा। यहाँ पर कितना जुड़ेगा, यहाँ पर भाई साहब जुड़ने वाले 2 8, क्योंकि यहाँ पर ये दो सन है, दो सन है, तो एक 8 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 8 साल बढ़ेगा, ठीक है। जरूर मैंने उनका सम क्या माना है, एक्स प्लस वाई की जगह, या दो सन है, मैं ऐसे मानता हूँ कि फर्स्ट सन है प्लस सेकंड सन है, इनको एक्स माना है, तो इसमें 8 बढ़ेगा, इसमें 8 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हो, ये स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, तो इसलिए चीजों को समझ के करना है, ठीक है। कोई भी डाउट निकलता है, उसके बाद भी डाउट निकलता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मगर ये वीडियो अंत तक देख कर जाना, एक एक चीज बड़े काम की है। बोला आफ्टर 8 ईयर, तो आफ्टर 8 ईयर के लिए 8 लगाइए। अगर क्वेश्चन में पूछ ले बिफोर की बात करें तो माइनस लगा देना, बिफोर पूछ ले, बिफोर 8 ईयर या 8 ईयर, ठीक है, पहले, तो पहले जब भी वो बात आ जाए तो माइनस का इस्तेमाल करना। अगर बाद में पूछा जाए तो क्या करना है, प्लस का इस्तेमाल करना। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पर अब इक्वेशन में क्या बोला है, आफ्टर इट हिज एज will be twice the sum of the age of his two son, तो यहाँ पर 8x plus 8 इक्वल टू में twice this 8 plus 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8x प्लस, देखो अब इसको सोल्व भी कर सकते हो, जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर ये बचेगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 16, तो यहाँ पर x आ जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा 12, x की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछी किसकी एज है, हरीश की एज है, तो ये प्रेजेंट एज पूछिए, तो 8 इंटू में 4, 32 साल आ जाएगी। बस इतना करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो, इन एग्जामिनेशन इफ ही रिक्वायर्ड 300 मार्क्स, देखो भाई किसी को 300 मार्क्स चाहिए, वो पास हो जाएगा, मतलब 0% से फेल होगा, ठीक है। ए स्टूडेंट गेट 225, एक 25 आया, वो 10% से फेल हो गया, 10% से फेल हो गया। देखो दो तरीके से समझ सकते हो, एक तरीका ये है कि भाई साहब अब उसे कितने नंबर और चाहिए, 75 नंबर और चाहिए 300 बनाने के लिए, और ये 75 किसके बराबर है, इस 10% की कमी के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोला है। नहीं समझ आता तो ऐसे इक्वेशन लिख लो, जैसे मैंने लिखी, जानबूझ के लिखी। अब ये चीज कैसे आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 10%, यहाँ पर आ जाएगा 75%। अब क्या निकालना है, उसे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जब भी आए तो 100% होता है, वो क्या होता है 100%, तो 10% की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ पर 100% की निकालें, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 750 आ जाएगा, 100%। अच्छा चलो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया 750, मगर तुम समझ सकते हो, यहाँ पर अगर 10% की वैल्यू है 75, तो तुम 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 75/10। अब इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लो, वो तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए कर दिया भाई साहब, अभी 0 से 0 कर दिया, 750 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और परसेंटेज में क्वेश्चन कराया, परसेंटेज का ही खेल है, परसेंटेज अगर आपको तुम्हें समझ आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम मार्क्स पूछे 100%, पासिंग मार्क्स पूछे तो 100% नहीं होगा, इतनी बात ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स, तो 40 स्टूडेंट है, उनका रेशियो 3:2 है, तो 40 स्टूडेंट को अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो कैसे बांटूंगा, 40 इंटू 3/5 ऐसे बांटना है, ठीक है। नहीं इतना बांटना, या डायरेक्ट क्या करना, 5 से डिवाइड कर देना 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 16, 24 16, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ बॉय, तो एक बात ध्यान रखना, एवरेज कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा या सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मीन गिवन है 42, और मुझे हमेशा कभी भी चाहिए तो सम चाहिए होता है, तो मीन कितने स्टूडेंट का, 24 का, तो यहाँ पर सम आ जाता है, यहाँ पे 24 इंटू 42। ये भी नहीं समझ आया तो इसको कहते हैं कंबाइंड मीन, जब दो या दो से चीजों के बारे में पूछ लिया जाए, तो कंबाइंड मीन निकलने का तरीका क्या होता है, n1 इंटू में मीन फर्स्ट
प्लस n2 इंटू में मीन सेकंड डिवाइड में n1 प्लस n2। इस तरीके से भी समझ सकते हो। काफी सारे तरीके हैं कंबाइंड मीन निकालने के। तो यहाँ पर बोला है 24 लड़कों का मीन 42 है, ठीक है, और 46 मीन किसका है, 16 लड़कियों का है। नीचे टोटल कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालो, जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालो, ठीक है। 4 कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा, 40 काटना है तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 42, यहाँ बचेगा 46 इंटू 4, और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब देखो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कितना ईजी हो जाएगा, 12 और ये आ जाएगा 52, और ये आ गया 24 2 18 बटे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6 है, 6 ऑप्शन में, 6 ऑप्शन में तो यही आंसर होगा 43.6, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और ये आ गया 13, हाथ से लगाए 43 पॉइंट, तो यही आंसर आ गया। बस इतना जल्दी कर सकते हो तुम क्वेश्चन को, इतने सेकंड में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया कंबाइंड मीन का, ठीक है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में आए तो इस तरीके से यूज कर देना। मैं इसका नाम भी देता हूँ कंबाइंड मीन, ठीक है। काफी बार इनमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले ज्यादातर याद रखो, कोई बात नहीं, पर अपने आप को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। देखो मैंने यहाँ पे ये भी समझाया है, ये इसलिए समझाया है ताकि तुम एक चीजों को समझो कि अगर क्वेश्चन में अगर ये नहीं समझ आता तो मुझे ये चाहिए होता है, और फिर जाकर उनका एवरेज निकलता है। अब ये वाला आ गया प्लस दिस, और इनका एवरेज कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है और सिंपल से तरीके से चीजें कराई जा रही है। अब देखो यहाँ बोला सम ऑफ 3 नंबर, तो 3 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का सम कितना गिवन है, 136 गिवन है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना गिवन है, 2/3 गिवन है। बोला है सेकंड और थर्ड का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आए ना तो एक बात समझना कि भाई साहब इनमें कॉमन क्या है, ये है, इनको सेम कर लो, इनको सेम कर लो। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 10 15, और यहाँ पर 15 9, 15 15 सेम हो गया ना। अब तीनों का सम हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर 10 प्लस 15 प्लस 9 136 आ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है, 24, और ये आ गया 34, 34 136। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 24 4, 4 पे चला जाएगा, 4 वैल्यू आ गई। अब बोला फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है, 10। ये अब तुम बना चुके हो, यहाँ पर ध्यान रखना, तो 10 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 40। कोई पूछे सेकंड नंबर तो यहाँ से 60 आ जाएगा। कोई पूछे थर्ड नंबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, और देखो इनका सम 136 ही बनेगा, ठीक है। तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सेकंडों में भी हो सकते हैं क्वेश्चन, आप चीजों को समझ के करोगे तो, ठीक है। अच्छा चलो, एन आइटम इज सोल्ड 504 आफ्टर अलाउिंग 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो एक बात ध्यान रखना, एक रिलेशन था एमपी एसपी और सीपी, इन दोनों के बीच में डिस्काउंट आता था, माइनस होता था, इन दोनों के बीच में क्या आता था, प्रॉफिट या फिर लॉस आता था, यही आता था, यही आता था, इसी तरीके से होता था। तो क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से जरूर इस अमाउंट की इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5। बस परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज कितने आएगी, ये 5 किसको लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एमपी को, 5, ये 5 से 4 हो गया। अच्छा, और यहाँ पर 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, तो ये 20 किसको निकला है, सीपी को, और ये बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 21 हो जाएगा। इन दोनों को सेम कर लो, ये 21 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 21 पंजे, ठीक है, और यहाँ पर 84, और ये आ गया 80, ये रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा कि मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है। देखो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को काफी तरीके से कर सकते हो, तुम काफी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर 84 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 504 गिवन है, तो एक की वैल्यू 504/84 आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 25, तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो भाई, ये तो पॉइंट बना आ जाए, नहीं नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनने वाला है। तो यहाँ पर आएगा 25 और 504, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 150 आ जाएगा,
और 150 ही हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से नहीं समझ आता, इस तरीके से नहीं समझ आता, देखो एक रिलेशन बताया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बताया। ठीक है, अच्छे तरीके से रिलेशन बताया और किस तरीके से करना है ये तुम्हें देखना है। अगर इस तरीके से नहीं आता तो एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, MP बटे CP इक्वल टू में 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब +20, 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब, अच्छा डिस्काउंट 20 है, डिस्काउंट 20 है, सॉरी डिस्काउंट 20 है, तो यहाँ पर आ जाता 105 बटे 80, 105 बटे 80। ठीक है, और छोटा करना चाहते हो तो भाई साहब इस तरीके से कर सकते हो, 21 बटे 20। ठीक है, 21 बटे 16, 21 बटे 16 इस तरीके से कर सकते हो, पर छोटा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, ये MP आ चुका है 105, MP आ चुका है 105, बस थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें ये करना होगा, 80 आ चुका है। तो अभी इसमें क्या करना है, इसमें 20% माइनस करना होगा। जब तुम 20% माइनस करोगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, या इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ना होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। या 5% निकाल के जोड़ सकते हो तो 84 ही आएगा, 84 आएगा। 84 की वैल्यू इससे दे रखी है। तो दो दो तरीके मैंने बता दिए, किसी भी तरीके से करो, इस तरीके से करो, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला है ए सर्टेन सम बिकम्स 2356 इन 3 years एंड 2660 इन 5 years इन सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने बताया था, एक सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बताया था मैंने। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, पहली कंडीशन ये लिखवाई थी। दूसरा हम यूज करते हैं इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल। इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल, इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, रेट इनटू टाइम। ये दो चीजें मैंने बताई थी और इन दो चीजों पर ही फोकस करना है। अब यहाँ पे बोला है कि भाई साहब 2356 इन 3 years, ठीक है, 2660 इन 5 years, ये क्वेश्चन बोला है। तो इसका मतलब ये 2 साल के अंदर जो निकलेगा वो सेम ही तो आएगा, हर साल के लिए सेम आएगा ना। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस आएगा, भाई साहब 304, 304 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक साल का 152 रुपये आया होगा, 152 रुपये आया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम लगता है ना, सेम सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करना, अब देखो ध्यान से, अब मुझे निकालना 3 साल पहले का ये सम निकालना है, ये सम निकालना। तो 3 साल पहले जाने के लिए क्या करना होगा, 152 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये आएगा 6, 15 हासिल लगा 1, 400, इसको ये 456 में माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1900 रुपये। ये 1900 ही हमारा आंसर होगा। बस इतना सा काम करना था, इतना सा काम करना, इतना सा। ये सेकंड इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तुम कैलकुलेट कर रहे होते, तो इस तरीके से जल्दी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। 60 मिनट के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो एग्जाम है तुम एक बार रिवाइज भी कर चुके होगे, इतना ईजी और सिंपल बनने वाला है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर आता है इन अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हट के यहाँ पर ये चीज है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, चारों साइड्स बराबर होती है, 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला जान लेते हैं यहाँ से। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला जान लेते हैं यहाँ से, 4 इंटू साइड। डायगोनल का फॉर्मूला जान लेते हैं, अंडर रूट इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ से बन गए। देखा, एक स्क्वायर के नाम से हमने कितनी सारी चीजें सीख ली। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही है भाई साहब, इस तरीके से ही सीखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल आर 4k+6 एंड 7k-3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मतलब इसका इस्तेमाल होगा और डायगोनल का इस्तेमाल होने वाला है। पहली बात क्या है, डायगोनल की लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है, तो इसका मतलब हम लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी बना भी देते हैं, थोड़ा सा ये बना, ये बना दी भाई। ठीक है, ये लेंथ बना दी और दोनों तरफ की गिवन है। तो अभी हमने पढ़ा इक्वल होते हैं डायगोनल्स, तो इक्वल होते हैं, इसका मतलब 4k+6 इक्वल टू 7k-3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डायगोनल्स हमारे निकल के आ जाएंगे 4 इंटू 3+6, तो 12+6 18 डायगोनल आ गया हमारा। तो दोनों तरफ 18 डायगोनल है। अब डायगोनल से क्या निकाल देना, साइड। तो डायगोनल का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड।
तो डायगोनल 18 है, ये √2 इंटू साइड है, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के 18 √2। अब भाई साहब अब कुछ करना मत, अब इसको इतना ही समझ के इतना ही कर देना। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 18 √2 इंटू 18 √2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 × 18 बटे में 2, ये इससे कट जाएगा, तो 18 नीम होता है 162, 162 इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सेकंडों में। ये तुम्हारे लिए जो है एक्स्ट्रा चीज है, इसको तुम याद रख लेना भाई साहब। इस तरीके से पेरीमीटर आता है, इस तरीके से ये आता है। ठीक है, बाकी चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी चीजें। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देख लेना। देखो यहाँ पर इसको कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं रेडियस, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये वाली चीज क्या होती है भाई साहब, हाइट होती है, ये हाइट मान लेते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। अब ये देखो ये वाले जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये वाली जो चीज है, ये जो है, ये वाली चीज को कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया डाल देते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, एरिया चारों बाउंड्री जो है। अब कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। इसमें क्या कर दें, ये दोनों बेस इंक्लूड कर दूं, तो ये बेस सर्कुलर होते हैं, तो सर्कुलर का फॉर्मूला होता है, एक का फॉर्मूला होता है πr², तो इसका क्या होता है 2πr², कॉमन ले लो क्योंकि r सेम ही है। ठीक है, h+r, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से इसी के साथ वॉल्यूम को बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। ये आ गया हमारा सिलेंडर। इतनी चीजें, इसमें इतना ही बात याद रखना। होती तो बहुत सारी बातें, अगर कहोगे तो और भी बातें याद रख सकते हैं, और भी बात मैं आपको याद दिला सकता हूँ, मगर अभी सिर्फ इतनी ही बात याद रखो। सीयूटी के लिए इतनी ही चीजें सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो एक एक चीज हम याद रखेंगे कि भाई साहब कभी भी इस तरीके से गिवन होगा तो हमारे पास क्या गिवन होगा, सिलेंडर गिवन है, तो इतना ही सिलेंडर गिवन होना चाहिए। इसके अलावा डायगनल्स भी होते हैं, अगर मैं डायगनल का भी लिख देता हूँ, चलो डायगनल्स का भी लिख देता हूँ यहाँ पर, डायगनल्स का भी लिख देते हैं, √h² प्लस में 4r²। ठीक है, इतना रख सकते हो। एक राउंड जो कवर होता है वो किसी भी डिस्टेंस का क्या होता है, सर्कुलर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी यहाँ से निकाल सकते हो, पर इतनी बात याद रखना बस, बहुत हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि भाई जो लेंथ है एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, उसको कन्वर्ट करना हो तो उससे वॉल्यूम क्या होगी, तो वो भी लिख लो। वॉल्यूम रेक्टेंगुलर शीट के साथ LV²/4n। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे फालतू कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है जिसका रेडियस 3 है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम πr²h, कितनी गिवन है 396। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, और h हमें क्या निकालना है, 2πr/h निकालना है, यही तो बोला है। क्या निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, 2πr/h। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, करना मत, कैलकुलेशन मत करना। कैलकुलेशन कैसे मत करना, ये चीज पाई को ऐसे ही पाई रख दो, और आर को 3 का स्क्वायर रख दो, अभी कुछ भी मत करना। अभी कुछ भी मत करना, ये गलती मत कर देना। CS से यहाँ क्या होता है 2πr/h, तो 2πr/h है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू अब पाई ही रहेगी, पाई की वैल्यू अभी पाई ही रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आर की वैल्यू रख दो 3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 396, पाई बटे में 3 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, देखो आ गया ना, पाई से पाई कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, कट गया। अब इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब इसको डिवाइड कर दो, 1 3 2, तो 132 का दुगना कितना होता है, यहाँ पर आएगा 264, तो 264 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाली चीज भी यूज नहीं की, पाई की वैल्यू भी यूज नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ऐसे ही डायरेक्ट आ सकता है। तो ये कोशिश करना कि भाई अब पाई से तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर पाई के बाद ये करोगे, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इतनी मुश्किल हो जाएगी कि तुम सॉल्व करते करते समय लगा दोगे। तो जब भी क्वेश्चन में वॉल्यूम और कवर्ड सरफेस एरिया बोल दिया जाए, तो इतनी बात ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से पाई को सॉल्व ही नहीं करना, पाई को हटा ही दो, पाई को हटा ही दो, इतनी बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो और फिर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देखो, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। 6 आवर में एक टैप फिल कर देता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 मोर सिमिलर टैप आर ओपन। तो देखो एक बात समझते हैं यहाँ, टोटल टाइम टेकन दिस। चलो ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर जब भी टैप आता है, देखो यहाँ पर दो चीजों का टैप के बारे में बात होती है। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर इससे चैप्टर से रिलेटेड बात कर लूं, थोड़ी सी बात कर ले, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और चैप्टर आप कर लो। ठीक है, दो टाइप के पाइप होते हैं। कौन कौन से पाइप होते हैं? एक आउटलेट पाइप होता है, एक इनलेट पाइप होता है। ठीक है, एक आउटलेट पाइप होता है और इनलेट पाइप होता है। ठीक है, यहाँ दो टाइप के पाइप होते हैं, ए पाइप, बी पाइप। एक इनलेट पाइप होता है, मैं देखो डायरेक्ट भी करा सकता था भाई सब कुछ, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम ध्यान से रखो। आउटलेट पाइप अगर कभी भी आ जाए तो इसकी क्वांटिटी माइनस रख देना, क्योंकि वो निकलने वाला पाइप है। और ए माइनस बी कर देना जब भी टुगेदर पूछा जाए। जब भी पूछा जाए टुगेदर तो क्या करना, ए माइनस बी कर देना, इतना काम करना है बस। ठीक है, ये भरने वाला पाइप होता है, ये निकलने वाला पाइप होता है। अब देखो यहाँ बोला एक टैप था, टैप ये था और ये 6 घंटे चलता, तो इसका मतलब मैं मानता हूं हर घंटे ये 1 यूनिट बनाता, तो इसका मतलब 6 यूनिट बनाता। ठीक है, इसने आधा टैंक भर दिया तो इसका मतलब 3 यूनिट बन दिया, 3 यूनिट भर दिया, 3 यूनिट भर दिया। यहाँ पर क्या है, यूनिट, अरे क्या हो गया, 3 यूनिट। और कितने घंटे ले चुका है, 3 आवर्स ले चुका है। भाई 6 घंटे में 6 यूनिट बनाता, तो इसका मतलब आधा घंटा, आधा समय ले चुका है, आधा समय ले चुका है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब बची कितनी यूनिट, 3 यूनिट और बची है जो बनवानी है। अब 3 यूनिट कौन बनाएगा, 3 पाइप और ऐड हो गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी एडेड था ना, ये बात है ना। अब ये क्या करते हैं, एक पाइप 1 यूनिट बनाता है, सिमिलर पाइप बोले मैंने भाई, क्योंकि भाई देखो ना 6 घंटे में 1 यूनिट ही तो बनाएगा, तो एक एक यूनिट, तो ये कितनी यूनिट बनाएंगे, 4 यूनिट। मगर बनवानी कितनी है हमें, 3 यूनिट, तो 3/4 आ जाएगा, तो समय आ जाएगा 3 आवर 3। अच्छा, मिनट में भी गिवन है, मिनट में गिवन है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15, तो 3 घंटे 45 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से तुम्हें करना है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एक चीज समझ आ गई, चलो चलो ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं ए, देखो अब ये वाला क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस आ 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड। तो देखो कुछ कुछ इसके बारे में जान लेते हैं बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही चैप्टर मैंने पूरा कराया है। पहली बात तो देखना, अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का, कि जो होता है टाइम इंटू स्पीड। अब जो भी पूछा गया, अगर टाइम पूछा गया, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। अगर स्पीड पूछी गई है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। फॉर्मूले तीनों बन गए, तैयार हो गए। अब पूछा गया है कभी भी किलोमीटर से मीटर, देखो पहली बात तो एक चीज सेम कर लेना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ठीक है, मैं यहाँ सिखा नहीं रहा कि भाई 1000, अगर इसको पूरी डिटेल में जानना है तो मैंने चैप्टर कराया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। नहीं तो इतना याद रखना, 5/18 से ही करना है। ठीक है, ऊपर 1000 से और नीचे 3600 से हम करते हैं डिवाइड, वो करके यहाँ पे इतनी बात आती है। ठीक है, अगर कभी भी एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और किसको पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, ये मानता हूँ यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग ऐसी ही। ठीक है, यहाँ ये एक टनल है, इसको पार कर रही है, तो ध्यान रखना अगर टनल को पार करे, टनल को पार करे, कोई ट्रेन को पार करे, ठीक है, कहने का मतलब है कोई बड़ी चीज है, कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, तो डिस्टेंस में क्या करना है, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस जो भी डिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी डिस्टेंस जिसकी भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसको ऐड कर देना। मतलब टनल की, जैसे यहाँ पर टनल दिया है तो डिस्टेंस में इतना ऐड कर देना। अगर इनके प्लेस पर कभी भी किसी पोल की, किसी ट्री की, ठीक है, किसी मैन की अगर लेंथ या कुछ भी
कहे तो ये नहीं ऐड करनी, ये नहीं ऐड करनी। यहाँ पर अगर पोल की बात करूँ तो पोल नहीं ऐड करना, पोल की जो लेंथ है वो ऐड नहीं करनी। बस इतना याद रखना, टनल, प्लेटफॉर्म या फिर कोई ट्रेन अगर खड़ी हुई है तो उसके, ठीक है, या कोई बड़ी वस्तु है, उसी की लेंथ डिस्टेंस में ऐड करनी, अदरवाइज नहीं करनी। इतनी बात समझ आई? तो डिस्टेंस यहाँ पे समझ आ गया। तो डिस्टेंस यहाँ से समझ आ गया, डिस्टेंस होगा ट्रेन की हमारे पास गिवन नहीं है, टनल की 350 मीटर है। अब सब चीज मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम हमारे पास सेकंड में 36 सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड के बारे में क्या गिवन है? स्पीड के बारे में गिवन भाई 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 करना है। अच्छा देखो, अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा ना तो क्या करना, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर सॉल्व करने लग जाओ। सॉल्व मत करो भाई, सॉल्व करने का समय आएगा तुम्हारे पास तो टाइम इंटू स्पीड, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। यहाँ पर x प्लस 350 लिखो, यहाँ पर 36 लिखो, यहाँ पर 80 लिखो, यहाँ पर 5/18। कुछ ना कुछ ऐसी कैलकुलेशन दी होगी जो कट जाएगी। देखो यहाँ कट गई ना, और देखो आप कितना आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 10 800 हो गया, और x प्लस 350 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 450। यही आंसर है क्या? 450 ऑप्शन में, बिल्कुल। देखो कितना सेकंडों में आंसर। तो यहाँ से मैंने चीजें बहुत सारी बताई हैं, इनको ध्यान रखना किस तरीके से काम आने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, और इसी तरीके से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5। बस इतनी बात ध्यान रखें। अच्छा, ये नोट्स सबको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे सारे के सारे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई साहब तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें सॉल्व करना ही जरूरी है, इस तरीके से चीजें करो कि पूरे पूरी लेंथ बढ़ जाए, ये मत करना। इस तरीके से चीजें करना। आगे बोला है इफ द मीन ऑफ, अच्छा मीन के बारे में बात करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही याद करना बस। छोटे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना इसी फॉर्मूले से आएंगे, कोई शॉर्टकट मेथड, कोई स्टेप डिविजन से नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा नाम इसमें दिया हुआ है मोड। तो मोड की जो फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान रखना, जो मोस्ट टाइम रिपीटेड होती है, मोस्ट टाइम रिपीटेड होती है, ठीक है, या मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी, उसी वही मोड होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमारे पास मीन गिवन है, तो मीन का मतलब सम, सबको जोड़ दो, सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो। सारी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 के प्लस में 10 प्लस में 8 प्लस में 6 प्लस में के प्लस में 6 बटे कितने ऑब्जर्वेशन? 8 है। 8 नहीं, 8 मीन है। ऑब्जर्वेशन तो बता ही नहीं कितनी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 9 ही ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, 10 है, तो मिस प्रिंट तो नहीं हो गया? ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है भाई। हमने किसको ज्यादा लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही। अच्छा, ये के प्लस 6 अलग नहीं था, ये इसके साथ ही। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को हटा के यहाँ पर 8 लिख लो। चलो चलो, ठीक है। अब देखो, इनको जोड़ना स्टार्ट करो। सोल्व तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर चाहते हो भाई जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो, नहीं तो सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे कि ये तो 3 के हो जाएगा। ठीक है, 7 और 9, 7 और 9 16, 26 26 40, और ये आ गया 46, ये आ गया 46 प्लस, ये आ गया 64, इधर जाके 64, 46 प्लस 3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो कभी भी अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन हो 46 और 64 हो, तो ये तुम्हें पता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अच्छा हार में नहीं पाएगा, ठीक है, मैं इसी में बता रहा हूँ। के की बात करें तो ये आएगा 9, नहीं 6, के आ जाएगा 6, के आ गया 6, 6 आ चुका हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू 6 आ गई, तो के तो आ गया 6, 6 आ गया। अब हमें पी की वैल्यू भी चाहिए, तो मोड के बारे में बोला भाई साहब, मोड जो है वो 4 गिवन है। तो अब इसमें 4 बार देखो ध्यान से,
एक बार, दो बार, चार, तो दो बार और आया होगा ना चार, तो यहाँ पर भी चार आया होगा, यहाँ पे भी चार आया होगा, यहाँ पर भी चार आया होगा और यहाँ पे भी चार आया होगा ना भाई साहब, तभी तो चीजें बनी होंगी ना। या इसका सिचुएशन ये होगी कि दो कितनी बार रिपीट है, दो दो बार रिपीट है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, पी की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, टू हो सकती है, क्योंकि चार ही बनाना है, यहाँ पर चार बनाना है, तो चार दो दो बार तो आया, दो आया हुआ है, तो दो तो है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब चार, या तो इसमें से और इसमें से एक वैल्यू पर चार जरूर है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास चार है, तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, दो हो सकती है। पी की वैल्यू कितनी हो सकती है, दो, तभी तो चार बनेगा, तभी तो एक सिचुएशन में और चार, इस ये बने ना बने, तो मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस टू पी, तो के की वैल्यू 6 माइनस दो इंटू चार, तो 6 माइनस आठ माइनस दो, इसका आंसर माइनस दो। अच्छा सॉरी, चार नहीं, दो है यहाँ पे, दो है, तो ये चार हो गया, तो पॉजिटिव टू आंसर हमारा होगा, 6 माइनस चार, यहाँ पर दो पॉजिटिव। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे करते हैं, ठीक है। एक एक करके ना बड़े प्यार से तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, समय भी लग रहा है और चीज़ों को समझा भी रहे हैं एक एक चीज़। अब देखो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल तुम्हें पता ही है तीन टाइप के होते हैं, स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीन टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अब ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी सबसे फेमस है, एक प्रॉपर्टी सबसे फेमस है, ये ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी बार 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 पूछी जाती है। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में देखो एंगल्स के बेस पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब होते हैं, मगर जिसकी तीनों साइड साइड बेसिस पे आ जाए तो साइड बेसिस स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो बराबर होता है। इसमें से एक फेमस जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जब क्वेश्चन में हमारे पास इस ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, डी और ई जो गिवन हो वो ए और बी सी पे गिवन हो और पैरेलल हो, तो ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है और इसको याद रखना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस चीज को बड़े ध्यान से चीजों को याद रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक चीज को बड़े, जो मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं मैं आपको सबको लिखवा देता हूँ, कौन से पॉइंट्स किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से क्या चीजें बन सकती हैं, ठीक है। बस इस पॉइंट्स को ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आए तो ये पॉइंट्स बनने चाहिए आपको इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल जब भी क्वेश्चन में हो तो इस तरीके से बनना चाहिए कि क्वेश्चन आपके हमने सोल्व हो जाए, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो यहाँ पे भी यही बन रहा है, ए बी सी, और तुमने पढ़ा भी होगा ये बहुत अच्छे तरीके से 10th में, डी और ई, ठीक है, डी और ई, तो ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब पैरेलल हो तो इसकी सिचुएशन क्या है, डी इज हाफ ऑफ बी सी, इतनी बात समझ। तो यहां से क्या होगा, ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी, एक एक करके लिख देता हूँ। यहाँ पहली सिचुएशन बनेगी ए डी बटे में ए बी इक्वल टू में ए ई बटे में ए सी इक्वल टू में डी ई बटे में बी सी, इतनी बात समझ। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, ए डी बटे में डी बी इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी नॉट इक्वल टू डी ई बटे में बी सी। ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पर होंगी, होने वाली है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है भाई साहब, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी और पॉइंट था हमारे पास, ए डी की वैल्यू 6 है और डी बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू 9 है और ई सी की निकालनी है, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो इसका मतलब ए डी बटे में डी बी इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/4 9/x, ये आ गया। ये कट जाएगा 3/2 से, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 पॉइंट, सब चीजें ठीक लिखिए भाई, 6 4 6 4, अरे अच्छा दो है ना, 6 वैल्यू आ जाएगी, 6 आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर है, 6.4 सम, ये क्या आंसर दे रखे हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में बन जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए भी भाई, तो इस तरीके से समझ लेना, एक एक चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, साइन की वैल्यू 4/5 है, तो क्या करना, एक ट्रिपलेट याद रख लेना। ट्रिपलेट नहीं भी याद तो इसको ऐसे लिखा है, मैं इस रिलेशन लिखवा देता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये होता है पी बाय एच के बराबर। ये टेबल याद रख लेना, टेबल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में से लिखवाई है, मगर फिर भी तुम याद रख लेना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अरे क्या बन रहा है भाई, एक सेकेंड, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन, दूसरी लाइन, और बीच में एक और लाइन। ठीक है, यहाँ पर होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ पर होता है थीटा। ये होता है पी बाय एच के बराबर। देखो ये वाली चीज, ये होता है बी बाय एच के बराबर, ये होता है पी बाय बी के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, इस तरीके से चीजें ध्यान रखना। तो ये होता है पी बाय एच के बराबर, इनका रिलेशन क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 और 5 की वैल्यू, मतलब पी की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, स्क्वायर कर दो तो यहाँ का 25, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16, 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आ गई 9। अब जो भी पूछा है वहां पे उसकी वैल्यू निकाल, मगर ट्रिपलेट याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से साइन गिवन हो तो एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, 3 4 5, मतलब इसकी चौथी तीसरी जो वैल्यू बनेगी वो 5 ही बनेगी, मतलब बेस हमारे पास 3 ही बनेगा, बेस हमारे पास 3 ही बनने वाला है। ये चीज ध्यान रखना कि बेस हमारे पास क्या बनने वाला, 3 ही बनने वाला है, इतनी बात थोड़ी सी ध्यान रखना। ट्रिपलेट कुछ याद कर लेना जो तुम्हारे काम आने वाली है, ट्रिपलेट मैं लिख भी दूंगा एड इसके नोट्स के बाद ही, मगर वो ट्रिपलेट्स आप अच्छे तरीके से रखना, ट्रिग्नोमेट्री में बड़े काम आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 माइनस टेन ए, देखो इसको साइन कोस में बदल सकते हो, मगर टेन ए का मतलब क्या होता है, पी बाय बी, तो 4/5, 4/3 सॉरी, 4/3, 4/3, 4/3। फिर इसके बाद 2 प्लस में कोस की वैल्यू क्या होता है, बी बाय एच, तो यहाँ पर आएगा 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको एलसीएम लो, 9 माइनस 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 इंटू 13/5, इससे कैंसिल, 13/3 हमारा ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक चीजें भी आपकी अच्छी करा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, तो ये इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना ताकि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे तरीके से बन सके। ऐसा मत करना कि भाई नहीं हम तो इसी तरीके से करने वाले हैं, ये है वो है, तो एक बार पूरी वीडियो को देखो और ढंग से चीजें करो ताकि तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा यार, कॉलेज मिल जाएगा, क्या कहोगे यार, बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, तो पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमेशा क्या मानना, एक्स मानना, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको वाई किलोमीटर पर आवर मान लेना। ठीक है, आगे बात करूं तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम, ऐसे कर लेना, लिख लेना पूरा। ये ठहरा हुआ पानी है, बहता हुआ पानी, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, देखो एक बात समझना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने लिख तो दिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी चीज ऊपर चढ़ती है, पानी के अगेंस्ट जाती है,
वाटर के अगेंस्ट जाती है। तो देखो ध्यान से देखो, जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगर तुम कार भी चला रहे हो ऐसे इस पे, तो तुम्हारी जो कार की स्पीड है वो कम होती चली जाएगी, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस। और जब तुम नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आओगे, तो तुम्हारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो यही बताया कि अप स्ट्रीम में ये होता है और डाउन स्ट्रीम में ये होता है। अब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, स्पीड ऑफ वन स्पीड ऑफ टू बाई टू, वाई इक्वल टू में एस वन माइनस एस टू बाई टू। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चीज गिवन होगी तुम्हारे पास, तो यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू गिवन होगी उसको सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा बताता हूँ मैं किस तरीके से चीजें सॉल्व की जाती है, किस तरीके से नहीं की जाती, ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ जाए और अच्छे तरीके से तुम कर पाओ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि तुम्हें तुम्हारी जो क्वेश्चन हो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। नहीं तो समय सोच के देखो कि भाई साहब कितना, इतने समय में तो क्वेश्चन तुम 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने वाले हो, जितने समय में हमने एक इतने क्वेश्चन किए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और देखो एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूं, तो समझ के करो कि भाई साहब ये एग्जाम में आने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ से ये चीज समझ आ गई भाई, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे बोला है स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट या स्टीम वाटर कहा जाए। ठीक है, ये देखो मैंने बोट इसलिए हटा दिया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करंट ही लिख देता हूँ, स्टीम और करंट के नाम से लिख देता हूँ, स्टीम और करंट। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 2 आवर टू प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार ऑफ इन हिज प्लेस। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक बात समझना कि भाई साहब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ एयर, तो आने और जाने का समय, आने और जाने का समय जो है, आने और जाने का समय हमें क्या करना है, निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना समय कितनी दूर पे पड़ा। तो हमारे पास क्या था, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या हुई, स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, मतलब 8 + 2 हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। इतनी बात समझ पाए। ठीक है, और ऊपर जाने की स्पीड पे कितना हुआ, एक्स माइनस वाई हुआ, 8 - 2 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो आने जाने का वो कितना लग रहा है, 2 है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो इन दोनों डिस्टेंस को निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से निकाल दो। अब इसको सॉल्व करो तुम, तो सॉल्व कर, वैसे तो इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 3D आ जाएगा, यहाँ पर 5D आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 8D आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, और डी की वैल्यू 60/7.5। नहीं आता, नहीं आता भाई इस समय पे, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो सेम पॉइंट पे यहाँ पे रख दो। ठीक है, इस तरीके से करो, तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी चीजें आ जाएगी तुम्हारी, तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, 0.75 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 3/, ये 4 और ये 5, 4 5 5, तो ये आ जाएगा 1.25, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये चीज समझ आ जाएगी तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, मगर सेकंड नहीं लगने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, किस तरीके से कहा गया, अनुभव स्पेंट। भाई साहब अनुभव भैया खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हें भी देखना चाहिए कि खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन को। अनुभव स्पेंट 14% ऑफ इनकम। देखो जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति खर्चा करता है ना, तो हमेशा टोटल को ना क्या मान लो, टोटल को क्या मान लो, टोटल जो वैल्यू गिवन है, टोटल जो वैल्यू गिवन है उसको 100% मान लो, 100% मान लो। इतना बात ध्यान रखना। एक बात यहाँ पे भी बताइए, तो यहाँ पे बोला है कि 14% उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्च कर दी, यहाँ पे बिल लिख दे या इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, चलो ई बी लिख देते हैं, चलो ठीक है, और 28% रेंट पे खर्च कर दिया। अच्छा ये नहीं बताया उन्होंने कि रिमेनिंग, रिमेनिंग के बारे में अभी कोई बात नहीं कही है, रिमेनिंग के बारे में कोई बात नहीं कही है, तो यहाँ से ये 14% इसमें से माइनस, और जो बचेगा उसमें से 28% माइनस, या क्या करो इन तीनों को टोटल कर लो, ये आ गया रेंट पे, ये शॉपिंग पे, ये शॉपिंग पे,
तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करके तुम क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर 42 और यह 60, तो इसका मतलब 60% खर्च हो चुका, 40% बचा हुआ है। अब बोला 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज इतना, तो मतलब इसका 1/4, इसका मतलब 10% की वैल्यू 5120 है, 5120, और मुझे निकालनी कितनी है, 100% की वैल्यू। नहीं, 100% की नहीं निकालनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की निकालनी है, 14% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 1 12, 5 1 12, 512। अब 14 की वैल्यू निकालो, तो 14 से मल्टीप्लाई, 8 किस में आ रहा है लास्ट में, इसका, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अदरवाइज समय नहीं लगाना। समय इस तरीके से देखो, लास्ट की डिजिट जीरो तो बनने वाली, जीरो जीरो नहीं, जीरो नहीं तो ये, और ये सीयूटी में आए हुए क्वेश्चन है। समझ आ गया किस तरीके से 100% मानना, 100% मानना, फिर उसके बाद उसमें से चीजें माइनस करनी है। रिमेनिंग बोलेगा तो माइनस करते चले जाना, इसमें से माइनस कर देना, फिर जो अमाउंट आएगी 86, फिर उसका रिमेनिंग करके निकाल देना। मगर यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सब टोटल करके निकालना, और यही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एवरेज ऑफ पी नंबर इज क्यू स्क्वायर, की जब पी नंबर का एवरेज क्यू स्क्वायर है और क्यू का पी स्क्वायर है। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू, इतने नंबर्स का निकाल। तो ये नंबर ऑफ दिए हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं ई एक्स अपॉन में पी होता है क्यू स्क्वायर, तो ई एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये पी वाले का है, इस तरीके से निकालूंगा क्यू की, तो यहां से ये भी निकल जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, वही जो हमने अभी यूज किया था, याद है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पी क्यू इसमें से कॉमन निकलेगा, तो पी प्लस क्यू बच जाएगा अंदर, और पी प्लस क्यू कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से करना है भाई, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है द सम ऑफ अ डिजिट और टू डिजिट नंबर इज 10। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर x प्लस वाई, अगर मैं दो डिजिट ले रहा हूँ, इनका सम 10 है। तो पहले ऑप्शन को देखो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तो ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर 10 बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। क्या इसका 10 बन रहा है, ये ऑप्शन आ सकता है, इसका 10 बन रहा है, नहीं आ सकता, इसका ऑप्शन बन रहा है 10, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ 18 is subtract from it the digit is resulting a number will be equal। देखो क्वेश्चन को ना दो तरीके से बोला जा सकता है, इस क्वेश्चन में ना दो तरीके बोल सकते हैं। यहाँ पे बोल दे कि रिजल्टिंग नंबर रिवर्स होना चाहिए, अगर रिवर्स करूंगा तो नंबर शायद फिर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मगर यहाँ बोला है कि 18 माइनस करने के बाद नंबर जो आने चाहिए ना, नंबर या ये पता नहीं डिजिट है क्या है, इसमें ये इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे मैंने माइनस किया यहाँ पर 18 माइनस इसमें से भी 18 किया, तो यहाँ पर बचा 46 और यहाँ पर 55। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अभी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला था रिवर्सिंग नंबर इक्वल होना चाहिए, तो रिवर्सिंग नंबर के केस में ये वाला ऑप्शन इक्वल ठीक हो जाता, मगर अभी जो होगा वो 73 होगा, क्योंकि यहाँ शायद ये नंबर जो है, ये डिजिट जो है वो इक्वल आनी चाहिए, ये बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फिर भी मैं एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा, इस तरीके ये सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन यही है 55, इस तरीके से देखना है और इस तरीके से ही समझ, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं लिखा। अगर रिवर्स बोलता ना भाई, रिवर्स 18 खोलने के बाद रिवर्स नंबर बन जाता, तो मैं यहाँ 46 ये 64 लगा देता। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए इसको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट तरीके से करना है, कोई इक्वेशन नहीं बनाने, इक्वेशन बनाने में समय नहीं लगाना कि भाई तुम मान रहे हो एक को x एक को y, फिर नंबर बना रहे हो, नंबर बना रहे हो 10y प्लस में x, फिर उसका रिवर्सिंग नंबर बना रहे हो 10x प्लस में y। ठीक है, फिर उन दोनों का एक रिलेशन बना रहे हो, फिर दो इक्वेशन बन रही है, तो इतना समय नहीं लगाना। जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो तो भाई ये नंबर बना लेना, इससे तो फिर ठीक है क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे बोला अजय वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ही डबल ही स्पीड आफ्टर रीचिंग द एग्जैक्ट। तो यहाँ पर देखो एक बात सोचो, मैं डिस्टेंस d प्लस डी मान लेता हूँ, या आधा आधा मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस ही हो गया मेरा आधा। आधे में जाने के लिए उसे कितनी की स्पीड चाहिए होती है, 4 की चाहिए होती है। अब जो स्पीड है वो कितनी होगी, दुगनी होगी, दुगनी होगी, तो वो 12 घंटे के अंदर क्या है, पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, d/8
प्लस डी बाई 16 इक्वल टू 12। ठीक है, ऑप्शन लगा लेना, ऑप्शन से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 64 ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि दोनों टेबल में आता है, तो 8 प्लस 4 बिल्कुल 64 इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं होता सॉल्व तो सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व होगा। 16 यहाँ पर आ जाएगा 2d प्लस में d इक्वल टू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d इक्वल टू 12 इंटू 16। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 64, 4 इंटू 16, 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, सेकंड लगे कुछ नहीं, ये तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, अपने आप सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोला है अमन कैन गोज डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू है। थ्राइस देन अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द रिवर, रिवर फ्लो, फ्लो का मतलब y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, x प्लस वाई 3 इंटू एक्स माइनस, ये आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व कर लो, बस क्वेश्चन खत्म। देखो कितने सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन आराम से कर सकते हो तुम, थोड़ा सा बस देखो और किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 आएगा, 32, 24 इधर आके प्लस हो जाएगा 32, तो यहाँ आ जाएगा 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ बोला शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल विच इज थ्राइस टाइम्स द डिस्काउंट, बोला जितना प्रॉफिट हो रहा है ना वो 3 गुना है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है 6.25, 6.25 का मतलब 6/1। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, ये होगा 1/16 के बराबर शायद, अगर फ्रैक्शन में करूंगा तो मैं, नहीं तो इसको सोल्व कर लो यार, 25/4 इंटू में 100, हाँ 1/16, 1/16। अब कोई नंबर मान लो, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, कोई नंबर मान लो, कोई नंबर मान लो, ऐसे मान लो 16, इसके नीचे वाली चीज मैंने बताया था एमपी होता है 16, ये 15 आ जाएगा। और प्रॉफिट जो है वो कितना है, एक है, यहाँ पर एक है डिस्काउंट, तो एक का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं समझ आता तो 1/16 और इसके साथ कोई ऐसा नंबर मान लो, जैसे 160 मान लिया एमपी, एमपी मैंने 160 रुपए मान लिया, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद डिस्काउंट कितना, 10 रुपीज, माइनस करूंगा 10 रुपीज, 150 आ जाएगा, मेरा एसपी आ जाएगा। प्रॉफिट जो है इसका 3 गुना है, मतलब 30 रुपए है, माइनस करो तो सीपी आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। अब बोला प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो, 3/12 इंटू 100, या नहीं समझ आता तो 30/12, 120 इंटू 100, बात वही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से कट जाएगा ये 1/4 और ये आ जाएगा 25%, तो 25% ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से सेकंडों में क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द एवरेज ऑफ 101 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर, चलो इसको तो हम कर सकते हैं, मगर मैं इसके साथ ना कुछ एवरेज के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे समय के साथ। ठीक है, क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल कॉन्जुगेटिव नंबर, ऑल कॉन्जुगेटिव एंड नेचुरल नंबर, अगर कभी भी दिख जाए कि नेचुरल नंबर है 1 2 3, ठीक है लगातार, तो हमेशा जो होगा उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, मतलब जितने n होंगे उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, वही होती है मिडिल टर्म। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज का मतलब ये होता है जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज क्या होगा, यही होगा ना, मिडिल टर्म होगी ना, मिडिल टर्म ही तो होती है एवरेज, तो यही बात तो समझानी जा रही है यहाँ पे, इस तरीके से ही चीजें है। अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ स्क्वायर कॉन्जुगेटिव का, अगर ये इसी नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए एन नेचुरल का, तो क्या होगा n+1 2n+1/6, बस यही बात तो करनी है। ठीक है, क्यूब की बात कर लूं, सेम लिख देता हूं यहाँ पर, क्यूब कॉन्जुगेटिव एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या बनेगा n+1 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये तो आगे भाई साहब जिनके तुम निकाल रहे हैं, मगर काफी काफी बार इवन और ओड का भी पूछ लेता है, इवन और ओड का एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का पूछ ले तो n+1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज, वैसे तो मैं अभी तुम्हें तरीका सिखा दूंगा, इतना शानदार तरीका होगा तुम कहोगे बहुत ही ईजी है, तो ये n के बराबर ही होता है। अच्छा, इनमें दोनों में n जो होता है वो लास्ट नंबर +1/2, लास्ट नंबर +1/2 होता है। ठीक है,
अगर स्क्वायर के बारे में पूछ ले, स्क्वायर एवरेज कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर इवन नंबर, तो स्क्वायर इवन नंबर पूछे तो n+1 n+2/6 और लास्ट नंबर होता है इसमें, लास्ट नंबर बाय 2। ठीक है, n की वैल्यू, ये समझ जाए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पूछ ले कि स्क्वायर ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या होगा, n+1 n+2/6। कोई बच्चा अगर चाहता है भाई मैं ये याद कर सकता हूँ तो ये याद कर ले, लास्ट नंबर -1/2। ठीक है, ये याद कर लेना, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। मगर हमें इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। यहाँ पर जो एवरेज है वो मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू होती है, ये समझ आया। तो इसके कुछ नंबर इक्वल इधर होंगे और कुछ नंबर इधर होंगे। यहाँ पे पूछा लार्जेस्ट नंबर बताओ, क्या बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ। ये बड़ा नंबर बताना है जो सबसे लास्ट में आया होगा, जो सबसे लास्ट में आया होगा, यही बात बोलिए भाई साहब। ठीक है, तो कैसे करें इसको सॉल्व, इसको कैसे करें। देखो 101 नंबर है, 101 का मैं अगर आधा करूंगा तो 50.5, या कह सकते हैं कि 50 नंबर, तो 50 नंबर इधर होंगे और 50 नंबर इधर होंगे। ठीक है, अब ये ओड नंबर है, अगर मैं शुरुआत करूं तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे नंबर चल रहे हैं और 303 तक चल रहे हैं। ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये ओड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 50 से शुरुआत है, 50 से आगे बढ़े। तो क्या करना है, इसमें इसका दुगना करो, 50 का दुगना करो और माइनस कर दो। 100 माइनस करोगे तो यहाँ पर 203 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। और इसी नंबर का अगर दुगना करके तुम जोड़ देते हो 100, तो 403 क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। इट मींस तुम्हारा जो 403 होगा ऑप्शन वो ठीक होगा। तो इस तरीके से करना है, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे। समझने की कोशिश करना, मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए भाई, जो फॉर्मूला याद करना चाहता है वो फॉर्मूले याद कर ले, कॉन्जिक्यूटिव इस तरीके, मगर अपनी समझ से चीजें करो ना भाई। जब भी क्वेश्चन इवन और ओड हो तो इस तरीके से करो, इस तरीके से करो कि भाई साहब इतना दुगना यहाँ पे ज्यादा, इतना दुगना यहाँ पे कम है, समझ से चीजें करो, बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो। और एक और बात मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बात बताना चाहता हूँ, सुनना। कभी भी अगर एवरी नंबर में, हर नंबर में, हर नंबर में, एवरी नंबर में कुछ ऐड कर दिया जाए ना, तो एवरेज में भी ऐड कर दो। जैसे 1 ऐड कर दिया सभी नंबर्स में तो एवरेज भी 1 से बढ़ जाएगा। माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जैसे -1 नहीं है यहाँ पे, जो नंबर है, यहाँ नंबर है, जो भी नंबर ऐड किया जाएगा, नंबर एडिड या सब्ट्रैक्टेड, जितना नंबर एडिड सब्ट्रैक्ट किया जाए। ऐसी मल्टीप्लीकेशन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी यही चीज होती है। अगर कोई सभी नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो एवरेज में से उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, जो नंबर भाई साहब गया। तो इस तरीके से चीजें बनती है, ये एवरेज चैप्टर की कहानी है। हमेशा ध्यान रखना, मिडल वैल्यू ही एवरेज वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू ही एवरेज वैल्यू होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी का रेशो आसान आएगा यार, पेपर कुछ भी मुश्किल नहीं आएगा। ए बी का रेशो इतना है, बी सी का इतना है। देखो यहाँ पे तो सेम दिया हुआ है बी और बी, मगर कभी भी ऐसे आ जाए तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। मैं बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा मैजिक करके बताता हूँ। ए बी सी, तो यहाँ पर कितना है, 5:6, यहाँ लिखो 6:7, इसके नजदीक वाला 6, इसके नजदीक वाला 6। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, ये रेशियो होगा। अब इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी टेबल से तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। 5 6 7, ये इनका आंसर आ जाएगा, 5 6 7। अच्छा, कुछ और भी पूछा है, कुछ और पूछा है, तो कुछ और पूछा है। तो यहाँ पर a प्लस बी पूछा है, तो a प्लस बी का मतलब होगा a और b को जोड़ दो, 11 हो जाएगा। b और c को जोड़ दो, b और c को जोड़ दो, 13 हो जाएगा। a और c को जोड़ दो, a और c को जोड़ दो, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। अमन कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। 50% जॉब, या कह सकते हैं आधी जॉब वो 16 दिन में करता, तो एक पूरा कंप्लीट काम करने के लिए उसे 32 दिन लगते। 25% जो जॉब थी वो 24 दिन में करता, तो इसका मतलब उसे
96 डेज लगते हैं पूरा काम करने के लिए। तो ये बताओ कि हाउ मेनी डेज कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब टुगेदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 32 और 96, ठीक है। एलसीएम 96 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 3 जा ये 1 जा, दोनों को मिलाकर 4 यूनिट बनाते, ठीक है। और अब काम कितना कराना है, कितना कराना है, देखो यहाँ 96 इंटू 1/4 काम कराना है। एक दिन में 4 यूनिट बन जाती है, तो एक दिन में 4 यूनिट का मतलब 2 24 यूनिट, और ये 4 काम कराएं तो 6 डेज लगेंगे, तो ये ऑप्शन होगा 6 डेज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है, जो हमने किए हैं, ठीक है। इसके आगे भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट शीट में करेंगे, मगर आज के लिए इतना ही, ठीक है, जिसमें सारी की सारी चीजें हमने कवर किया और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं, फॉर्मूले मैंने आपको साथ साथ में बताए किस तरीके से फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें कराई जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। वीडियोस पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करो भाई, शेयर भी करो भाई, हर चीज बताई जा रही है, ठीक है। और इन तीनों चीजों को फॉलो कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेहनत कर रहा है टीचर मगर हम फॉलो नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे बकवास नहीं होती। आपको चाहिए कि मैं ये ऐसे बता दूं, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो करने वाले बात नहीं है, हम करके दिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब इस चैनल पे जाओ और देखो किस तरीके का कंटेंट है। एकदम अच्छा कंटेंट है, एक अच्छी चीज बताई जा रही है और बड़े तरीके से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मुश्किल तरीके से बताया जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इजी तरीके से भी बताया। हर तरीके, जो भी तरीके उस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो सकते हैं, वो सब तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद करोगे। वीडियो पसंद करोगे तो चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो भाई, कमेंट भी करो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना मोटिवेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, एक एक चीज तुम्हें कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।